नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉक ड्रिल टॉपिक के बारे में। मॉक ड्रिल कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसका सिनारियो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये कमेंट बहुत बार आया है कि सर मॉक ड्रिल के बारे में ही बताइए, तो आज यही टॉपिक अपना रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमरजेंसी मॉक ड्रिल। देखो, मैंने इमरजेंसी शब्द इसलिए यहाँ पे ऐड किया है। इमरजेंसी बोले तो चाहे हमें कोई रेस्क्यू करना है गटर से, चाहे हमें कन्फाइंड स्पेस से रेस्क्यू करना है, चाहे वो एग्जावेशन का है, चाहे वर्केट हाइट का है, चाहे वो आग लगी है, चाहे भूकंप आ गया है, चाहे बाढ़ आ गई है। ठीक है, एक मिनट इस शब्द को छोड़ दो, मॉक ड्रिल पे आ जाते हैं। अब अपने दिमाग में ये चीज मत रखना कि मॉक ड्रिल तो खाली आग लगेगी उसी की करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मॉक ड्रिल एक इमरजेंसी से पहले आदमी प्रीपेड होने के लिए जो सिनेरियो बनाता है उसी को मॉक ड्रिल बोलते हैं। यानी एक प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है कि हमें इमरजेंसी में इस तरह की इमरजेंसी आ गई तो हमें क्या करना है और इस तरह की इमरजेंसी आ गई तो क्या करना है। यानी अगर कहीं पे आग लगी है तो हमें क्या एक्शन लेना है, किसको कम्युनिकेट करना है और क्या क्या वहां पे अरेंजमेंट करने हैं। या मान लिया मैं बोलता हूं आपकी कंपनी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे भूकंप आ गया। अब भूकंप के दौरान आपको कैसे बिल्डिंग को खाली कराना है, अगर भूकंप के दौरान बिल्डिंग ढह गई है तो कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, वो सभी उसमें कल्पना की जाती है। ठीक है, उसका हम कल्पना करेंगे कि वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। उसी को हम एक बेटर अंजाम देने के लिए, अच्छा कंट्रोल उसके ऊपर पाने के लिए, लोगों की सेफ्टी और लाइफ प्रॉपर्टी दोनों की सेफ्टी के लिए हम जो दुर्घटना होने से पहले जो अभ्यास करते हैं उसी को मॉक ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह ये चीज पूछी भी जाती है कि मॉक ड्रिल क्या होती है, तो हम क्या बताने लग जाते हैं, सर मॉक ड्रिल में हम क्या करते हैं, टर्नआउट निकाला जाता है, झूठ मूठ की फायर लगवा दी जाती है, हम उधर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, ये करते हैं। तो सामने वाला ये तो समझ गया कि हाँ बंदे ने किया जरूर है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में चीज बता चुका हूं, हमेशा कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है ना, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे जाओ। कोई छाला फैल ही नहीं कर सकता, ये चीज हमेशा याद रखना। हमेशा उसकी डेफिनेशन पे जाओ जो सामने वाला पूछ रहा है। अब बात यह भी आ जाती, कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है कि वो तो किताब में मिलती ही नहीं है। हम किसी कंपनी में एक्सपीरियंस भी हमारा है, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, हमें तो इतना बताया जाता मॉक ड्रिल है और जाओ। अब मॉक ड्रिल है क्या, वो हमें कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को ही समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैं खाली बता रहा हूं एग्जाम्पल कि लोगों को समझ नहीं आता कि कार इसकी परिभाषा होगी क्या। तो मैंने बता दिया, फिर भी दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं और छोटे अक्षरों में। मॉक ड्रिल एक अभ्यास है जो किसी भी इमरजेंसी से पहले उस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए या उस इमरजेंसी से बचने के लिए या उस इमरजेंसी से लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वही मॉक ड्रिल है। और ये मॉक ड्रिल एक कल्पना की जाती है। और भी छोटे अक्षरों में करने की कोशिश करूंगा।
मॉक ड्रिल एक काल्पनिक अभ्यास होता है, काल्पनिक इमरजेंसी होती है, काल्पनिक आपातकालीन स्थिति होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम उस इमरजेंसी से निपटने के लिए, लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम जो अभ्यास करते हैं उसी को मॉक ड्रिल बोलते हैं। बस बिल्कुल 2 अक्षरों में बता दिया मैंने। अब इससे भी सिंपल मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है मॉक ड्रिल। अब मॉक ड्रिल कभी भी ये मत सोचना आग की होती है। देखो जब हम किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी देखना, अगर आपने भरा भी, अगर नहीं भी भरा ना, तो आप अपने किसी भी स्थानीय फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाना, वहां पे आपको लिखा होगा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, ठीक है। तो आपातकालीन इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो, फायर का बंदा सबके लिए प्रीपेयर्डनेस होना चाहिए, सबके लिए सक्षम होना चाहिए, सभी तरह की इमरजेंसी को अंजाम देने के लिए सक्षम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे इमरजेंसी लिख दिया है। और इमरजेंसी के कितने प्रकार होते हैं वो 3 लेवल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। तो अभी हम ये जानेंगे कि मॉक ड्रिल के दौरान कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, यानी कौन कौन से विभाग उसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आता है फायर सेफ्टी, क्योंकि कोई भी प्रकार की इमरजेंसी है तो भाई फायर वाला ही जाएगा, सभी को पता है, ठीक है। अब सबके काम में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, सभी को पता है। मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा खुल के। सिर्फ इतना जानिए, सबसे फर्स्ट काम है, जो सबसे पहली कॉल जाएगी वो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है तो 101 पे जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ लोग 100 नंबर पे कर देते हैं डायरेक्टली। अगर किसी भी कंपनी या मॉल में या किसी बिल्डिंग में जिस स्थान पे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, निजीकरण में काम कर रहे हैं, तो आपको यहां नहीं करना है, नहीं तो गालियां बहुत पड़ जाएंगी, ध्यान रखना। क्योंकि हम कभी भी अपनी घर की बात बाहर नहीं बताते फायर डिपार्टमेंट में, हम बाहर वालों को तभी बुलाते हैं जब हमारे से ओवर हो जाता है। तो हर कंपनी का एक इंडिविजुअल नंबर होता है, 1 2 3 4। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ये मत लिख देना, ठीक है। वैसे तो इंटेलिजेंट है सभी। तो 1 2 3 4 जो है, इस तरह से जो भी इंडिविजुअल नंबर होगा वो उसका होगा, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब बात आती सिक्योरिटी की। दूसरे नंबर पे आता सिक्योरिटी। अब बोलेगा एक आदमी जो उधर आग को देख रहा हो, इतने आदमियों का नंबर थोड़ी होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले कॉल इधर आएगी और फायर कंट्रोल रूम में जो भी आदमी बैठा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तीनों को फोन करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो आपको देख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये फायर कंट्रोल रूम, कुछ लोग FCRO बोलते हैं, फायर कंट्रोल रूम ऑपरेटर, कोई CRO बोल देता है। ये इसी का काम होता है और वो यहाँ पे बैठता है। आपको सिर्फ इसको इतना बताना है, यानी इसके पास कॉल आएगी, वो बताएगा कि मेरा ये नाम बोला, फलानी जगह से बोला और इस चीज़ में आग लगी, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी कोई अनकॉन्शियस हो गया, तो वो पूरा डाटा इधर देगा। और फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये भी बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बंदा इन लोगों को फोन करेगा। अब उसको किस तरह की सुविधा चाहिए वो उसके हिसाब से उसको कॉल करता रहेगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं कि आप चारों को ही फोन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बंदा इन लोगों को अपने आप कॉल कर देगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को कॉल करेंगे, भाई सिक्योरिटी का क्या काम होता है। देखो, सिक्योरिटी एक अहम हिस्सा होता है। फायर सेफ्टी के बाद सिक्योरिटी ही इन्वॉल्व होती है किसी भी इमरजेंसी में, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है,
मैं बोलता हूं कि हर कंपनी में, हर मॉल में, हर ऐसी कोई भी ऐसी जगह है जहां पे फायर का सिस्टम लगा होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी वाले का क्या एक्शन होता है वो मैं बता देता हूं। देखो, हम सिक्योरिटी वाले को भेजेंगे, सबसे पहले इसका काम क्या रहेगा, ये है, मान लिया ये भी कोई एक यूनिट है, एक छोटी सी यूनिट में आग लगी। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको सेट कर लेना। आप मॉल में काम करते हो, किसी बिल्डिंग में करते हो, हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से आप सिनेरियो एडजस्ट कर लेना। मान लिया इस यूनिट, ये यूनिट ए है, इसके अंदर आग लगी। अब यहाँ पे भी रोड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी रोड है। अब हमने माना कि 2 रोड बनाए हुए हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के आने जाने का काम चल रहा है। अब इस यूनिट के इस साइड में, यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशा है। अब सामने वाले ने बोला कि साउथ साइड में आग लगी है भाई। अब क्या होगा, सिक्योरिटी वाला को, सब सिक्योरिटी वाला तो जाएगा, हर हाल में जाएगा। सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, सिक्योरिटी जाएगी ही जाएगी। ये चीज हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी को जाना ही जाना है। अब सिक्योरिटी जब आएगी, जैसे ही हमारा यहां पे फायर टेंडर एंट्री करेगा, तो इनका क्या काम हो जाता है, ये दोनों तरफ के रोड को ब्लॉक कर देंगे, बैरिकेड कर देंगे यहां से यूं। अब बैरिकेड क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे आग लगी है, हमारे बंदे यहां पे इस एरिया में वही बंदा होना चाहिए जो कि इन चारों डिपार्टमेंट में से, यानी वो इस इमरजेंसी में इन्वॉल्व हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भीड़ बना दी, भीड़ में हम लोग परेशान हो रहे हैं, ना तो हम होश खोल पा रहे हैं, ना हम कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। कोई छाना आकर के कोई छान पट्टी पढ़ा रहा है, हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमें ही ऑर्डर दिया जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं, फिर भी ऑर्डर दे रहा है। फालतू के आदमी भर्ती हो जाते हैं, कुछ हफदड़ मचा देते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला मचा करके हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमें नर्वस कर देते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते फिर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम यहां पे हैं, हमने होज खोल दिया यूं करके, कोई दूसरी गाड़ी है उसके ऊपर के थोड़ी उतारने देंगे, हमारा तो होज फट जाएगा। फायर फाइटिंग क्या करेंगे, होज फटेगा, साथ में प्रेशर से होज इधर उधर मारेगा, किसी और को भी तोड़ देगा, एक रीजन। दूसरा, जब हम यहाँ पे फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, तो हम भी, हमारा कंसंट्रेशन या तो हमारे इक्विपमेंट पे होता है या हमारे टारगेट पे होता है। अब लेफ्ट राइट बंदा नहीं देख पाता, इतना ध्यान नहीं जाता। हो सकता है मैं यहाँ टेंडर के, फायर के टेंडर से इधर से निकल के आया, उधर से कोई गाड़ी आई, उसने ठोक दिया, ले भाई, आदमी आग से नहीं भरा, वो एक्सीडेंट से भर गया। तो सबसे पहला काम होता है, एरिया को बैरिकेडिंग करेगा सिक्योरिटी वाला। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फायर टेंडर तो पहुंच गया, दूसरा कोई नहीं पहुंचा, तो इसको भी पता है, आपको बताना पड़ेगा। अगर इन किसी भी डिपार्टमेंट में से आप हैं तो बताना पड़ेगा, मैं इस डिपार्टमेंट से और मेरे को इन्वॉल्व होना है इसमें, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ही पता होता है, ट्रेनिंग के दौरान बता दिया जाता है सिक्योरिटी को कि आप इन चीज़ों को, इन लोगों को आप एंट्री कराएंगे, तो वो उसको एंट्री कराता रहेगा अपने हिसाब से। पहला काम तो हो गया ये। उसके बाद आता है, एक फायरमैन या ड्राइवर कब तक फायर फाइटिंग करेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है। और हर कंपनी में सिक्योरिटी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती है, फायर होस हैंडलिंग का भी और एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन का भी। ठीक है, ये चीज यहां पे हमें यूज करनी है फिर, जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। हमें, आप मान लिया अंदर गया बंदा, एक होज लेके गया, फिर दूसरी बार आ रहा है, 3-4 करके ऐसे होज लगाने पड़ गए, तो 4 होज में ही मर जाएगा। ऊपर से उसको फायर फाइटिंग भी करनी है, तो कब तक करेगा, हर आदमी की एक लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपने एक होज खोला, आप इसको बोल सकते हैं भाई उधर से होज उठा और लेके जाओ, उसको दे, वो आपकी हेल्प करेगा। वो बात अलग है कि उसको ब्रांच पकड़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग भी दी है और ब्रांच पकड़नी भी नहीं आती तो मत पकड़ाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप उससे कोई इक्विपमेंट मंगवा सकते हो,
आपको अंदर जाने के बाद कर्टन की जरूरत पड़ेगी वो मंगवा लो, बी सेट की जरूरत पड़ी वो मंगवा लो, ब्रांच की जरूरत पड़ी वो मंगवा लो, आपको कोई मैसेज अपने ड्राइवर को भेजना वो भेज सकते हो। तो आप किसी भी दूसरे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आपने फायर फाइटिंग कर ली, फायर फाइटिंग के बाद होत बच जाते हैं। अब फायर फाइटिंग कर ली तो बंदा तो उसी में टूट गया, शरीर तो उसी में डैमेज हो गया, थक गया बंदा। तो बाद में जो हम इसको खोलने और लपेटने की जो ट्रेनिंग देते हैं सिक्योरिटी को होज, आप बाद में ये सारे होज इनसे लपेटवा सकते हैं और अपनी गाड़ी में रखवाओ या होज बॉक्स में अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। ठीक है, ये तो हो गया सिक्योरिटी का। अब आप सिक्योरिटी से जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। रेस्क्यू में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप फायर फाइटिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो बंदे का, सिक्योरिटी वाले का। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद आता है मेडिकल डिपार्टमेंट। अब मेडिकल डिपार्टमेंट, कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो डिस्पेंसरी है, कुछ बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो OHC, यहाँ तो मेडिकल है ही नहीं। तो भाई साहब वो खुद में ही मेडिकल है, उसी को मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम डॉक्टर के पास जाए चाहे पट्टी बंधवा के आ जाए, वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट चाहे वो OHC है, चाहे डिस्पेंसरी है, चाहे ESI है, जो भी आपकी नियरेस्ट है या आपकी कंपनी के अंदर जो भी अवेलेबल है उसको बुलाइए। या अब इसमें फर्स्ट एडर भी आ जाते हैं, मेडिकल में फर्स्ट एड वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एड भी एक मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा है। चिकित्सा बोले तो मेडिकल ही हुआ। तो अगर इमरजेंसी के दौरान किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो बंदा उसको फर्स्ट एड भी देगा। वो बात अलग है कि आप एक्सपर्ट हो, फायर के बंदे होने के बाद भी आप एक्सपर्ट हो, या सिक्योरिटी वाला भी फर्स्ट एड देने में एक्सपर्ट है, लेकिन आप कितने काम करोगे? आग बुझाओगे या फर्स्ट एड दोगे या रेस्क्यू करोगे या भीड़ को हटाओगे? ठीक है, तो ये चीज मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरा सिक्योरिटी का एक चीज और मैं भूल गया, बिल्डिंग को खाली कराने के लिए भी आप, बिल्डिंग या कंपनी के यूनिट को खाली कराने के लिए भी आप सिक्योरिटी का ही यूज करेंगे। आप सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई बिल्डिंग को खाली कराना। अब ये सिचुएशन देख लेना कि वहाँ पे कई बार क्या होता है ना, इतने लोग फायर से नहीं मरते इतने जितने भगदड़ से मर जाते हैं। तो भगदड़ को भी रोकना है, क्राउड जो है वहाँ के जो आदमी हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और हमें फायर भी बुझाना है। तो मेडिकल का पता लग गया। अब सिक्योरिटी का एक काम और है, जैसे हम फायर टेंडर लेकर के जाते हैं, फायर टेंडर में हमारे डीजल पेट्रोल खत्म हो गया तो आप इनको बोलो ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा बंदे को पानी की जरूरत है, इनको बोलो प्रोवाइड कराएगा। अब बंदा करते करते पसीने में तो हालत छूट जाता है, पसीने में पानी की कमी हो जाती है फायर फाइटिंग करते टाइम, तो ये पानी भी आपको प्रोवाइड करेगा। मैंने बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हो गए जो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप ये सिक्योरिटी यहाँ पे एक सेकंड फायर पर्सन हो जाता है, आप इसको अपने हिसाब से यूज करो। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की क्या जरूरत होती है? ठीक है, अब बोलोगे सर हमें फायरमैन एक्ट दिया तो है, फिर इसकी क्या जरूरत है, हम काट देंगे सीधा जाके। लेकिन भाई साहब काट तो दोगे, अब ये हमें थोड़ी पता है, एक ही लाइन में 5 वायर चलेगी, हमें क्या पता कौन सी की लाइन कौन सी है। हम काट देंगे, किसी और की काटनी थी किसी और की, और उधर जा करके फिर बोलते भाई मैंने तो काट दी, चला दे पानी। अब वो उधर हंस हिलता रहेगा, डांस करता रहेगा, और थोड़ी देर बाद हमेशा के लिए डांस खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक आप फायर सर्विस में है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपने आप नहीं काटनी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच आप बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे अपनी मर्जी से, जब तक इलेक्ट्रीशियन साथ में नहीं है। और इलेक्ट्रीशियन साथ में लेने के बाद भी ये मानो कि आपको 100% काम उसी से कराना, आपको इलेक्ट्रिकल छूना ही नहीं है। आपको तो तब छूना है जब उसके बस की बात ही नहीं है, जब उसको हेल्प की जरूरत है, तब वहां पे आपको इन्वॉल्व होना, वरना वहां पे आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं है। कभी ये मत सोचना कि मैं फायरमैन की एक्स किस लिए दिया है,
ठीक है। वो फायरमैन एक्स ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पे आप देख सकते हो कि सेपरेटर में 101% श्योरिटी है, इसी का ये है। लाइन और काट दिया, और काटने के बाद भी अब देखो मैं बोलता हूं ये यूनिट के यहाँ पे आग लगी थी और यहीं पे वायर गई हुई है, आपने यहां से काट दिया, अब यहां से काटने के बाद इस पैनल में हो सकता है इधर से भी सप्लाई आई है, हो सकता है ना। अब आप तो यहां पे खड़े हो, आपने देखा भाई ये क्या है, इधर ये कर दे काम, और ये कर दिया, और उधर से भी सप्लाई आ रही है। हो सकता है ये पैनल को दो भागों में बांटा गया, आधी सप्लाई इधर से दे दी, आधी उधर से दे दी, तो भाई साहब उधर ही डांस करते रह जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है, जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, और श्योरिटी ना हो जाए तब तक तो आपको छूना ही नहीं है। अब मान लिया आपने यहां से काट भी दिया, अब काटने के बाद देखना यहां से जो सप्लाई आ रही थी, भाई साहब एक बात बताना, यहां से काटने के बाद मान लीजिए काट के इधर कर दिया, यहां तक तो करंट है ना, है कि नहीं है। अब किसी भी कारण से आपने यहाँ पे फायर होज का थ्रो मारा, और थ्रो मारने से पानी तो इधर उधर बिखरेगा ना, इधर उधर बिखरा और उधर जाकर उधर पे लग गया, फिर डांस करेंगे उधर खड़े होके, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये भी काम कर दिया तो रह क्या गया, क्या करूं मैं, अब ये मन में आ गया होगा आपके। तो भाई साहब इसका स्विच गियर के अंदर एक कनेक्टिविटी होती है, हम इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे, वो क्या करेगा पीछे से ही उसके स्विच ही निकाल देगा, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। वो हमारे घरों में होते थे, यूं करके फ्यूज लगा देते, जम्पर फ्यूज ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, यूं लगाते हैं और उसको यूं निकाल दो, उनका बीच का सप्लाई ही खत्म हो जाएगी, और जब हमें दोबारा करना होता तो ये दोनों उसके अंदर यूं फिट कर दो, यूं, अब ये कनेक्टिविटी आगे जा रही है, ठीक है। तो वो यहां से पीछे से काट देगा, उसके बाद आप दबा के फायर फाइटिंग करो। और अब जब इसने यहां से काट दिया, आपने किसी ने आपको बोला आके कि भाई वो तो काट दिया, उसकी सप्लाई हटा दी, काट दी, कर दो पानी चालू, नो, इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ भाई, वो बताएगा क्या किया कि नहीं, और अपने सीनियर से भी पूछो। 2 मिनट लेट होगा, होने दो, जहां पे 10% जल गया, 2% और जलना है तो जलने दो, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी की रिकवरी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान गई तो वो कभी नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आपको उधर खड़े होकर कोई भाषण देता तो डायरेक्ट बोलो, आप प्रोफेशनल हैं। तो इनका काम होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम कटवाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं कि भाई जाते ही बोल दिया आग लगी है और उधर से ही फोन कर दिया भाई इलेक्ट्रिकल वाले आ जाए और सप्लाई काट दे, ऐसा नहीं है। हमें जाकर के वहां पे कंफर्म करना है कहाँ पे आग लगी है और कौन कौन सी सप्लाई हमें काटनी है। अब सामने वाला भी ये बोलेगा भाई कौन सी वाली काटू, ये तो बता, बोला भाई अरे जो उस रूम में सप्लाई आ रही है, हो सकता है उस रूम में कोई 2 ऐसे डिवाइडेशन दिए हुए हैं कि एक सप्लाई तो इधर से आ रही है और दूसरी कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये 4 डिपार्टमेंट का ये काम होता है। अब रह गया फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही मेन इशू है। तो ये तो थे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट मॉक ड्रिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब पूरा फायर का जो सिनेरियो है, ये फायर सेफ्टी वाला ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये पूरा बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इसको नाम देंगे इमरजेंसी मॉक ड्रिल पार्ट 1, ठीक है, या मॉक ड्रिल पार्ट 1 और 2। अब दूसरा जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।